सो है माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले बार में हम लोगों ने देखा था कि ये बता मानो हमें जो चश्मे दिखाई दे रही थी ना, उसमें तो यही पता चलता कि वाकई हमारी रानी चड्डा जी कमाल की फुलाया था। वो कमाल की वकील था यार। आई मीन नया होने के बाद भी उसकी जो टैलेंट था, अपनी काम करने की जो तरीका था, जैसे दिमाग लगाकर बहुत ही चालाकी से अपने बेकसूर जो मुस्लिम होती है, मतलब जो भी होती है, उन लोगों को जिस तरह से वो ऐसे बेल दिला दी थी, या फिर जिस तरह से वो उन लोगों को बेकसूर साबित करती ना, है क्या बोलो, मतलब वो सब कुछ हैंडल करने की कुछ अलग ही तरीका था शायद उसकी। वो जिस तरह से सब कुछ हैंडल करती, मतलब समझ लो उसकी काम करने की स्टाइल ही कुछ अलग था। और तो सिर्फ वही नहीं, उसने तो ज़्यादा पैसा भी नहीं ली थी, बट इन सब वो तो 100 में 100 ही दिला दी थी। इसलिए तो मानो ज़्यादा से ज़्यादा केस अब उसकी तरफ ही आने लग जाती। और ये भी तो चांस है ना कि जहाँ पे पैसा कम और इंसाफ बिल्कुल सही, तो गरीब लोग तो वही जाएगी ना। ऑफ कोर्स यार, वही जाएगी, जिस कारण अब धीरे धीरे वो रानी की दुश्मन भी बढ़ने लग जाती। और खस करके उसकी वो जो सिनोर था ना, सिनोर लायर था, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था, उसमें भड़क रहा था यार रानी के ऊपर, क्योंकि वो बेचारा रानी के कारण कोई पैसा ही नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि उसके पास अब कोई ज़्यादा केस नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने केस के लिए काफ़ी पैसा डिमांड कर दी, इसलिए उनके पास ज़्यादा केस ही नहीं आ रहा था। और चांस मानो तो मुझे लगता है अब कुछ भी काम करो, चाहे वो काम अच्छा हो या फिर बुरी हो, कोई बिजनेस हो या फिर जॉब नौकरी वगैरह, मतलब कुछ भी हो, पर फिर भी हर जगह पे ना कोई एक पर्सन ज़रूर होती है हमें टक्कर देने के लिए, हमें झूठी या बुरी साबित करने के लिए, या फिर वहाँ से हटाने के लिए, हमें छोटी दिखाने के लिए, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, ये नाइंसाफ़ी है। अरे तुम दूसरे के पीछे क्यों पड़ी हो? अपनी काम पे फोकस करो ना, दूसरे को अपनी काम करने दो। पर नहीं, अरे मुझे तो लगता है ये ना उन लोगों की मानो वो खुजली जैसा बीमारी है, किसी और के पीछे या दूसरों के पीछे ऐसे ही ना हाथ धो के परे रहना। यार क्या बोलूं, पता नहीं इस तरह के लोगों की ये बीमारी कब ख़त्म होगी, या फिर कभी ख़त्म हो पाएगी कि नहीं। खैर, हमारी रानी यहाँ के सारे काम ख़त्म करने के बाद तो वो अपने असिस्टेंट को लेके और उन दोनों बुजुर्ग को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती और वहाँ से निकल जाती है ना उन लोगों के गांव के लिए। और फिर वहाँ जाने के बाद वो अपनी काम स्टार्ट कर दी थी। आई मीन वो अपनी असिस्टेंट को सब कुछ समझा देती और अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाती। गांव के कुछ घर घर पे जा जाके उस बुजुर्ग आदमी की जो औलाद था ना, जिसे गांव के सरपंच ने जेल भिजवाया था, उस लड़की के बारे में पता करने लग जाती कि वो लड़का कैसी है, उसकी बिहेवियर कैसी है, कि वो लड़का गलत तो नहीं है, बदतमीज़ तो नहीं है, या फिर आपकी गांव की जो सरपंच है उनकी हरकत कैसी है, वो आदमी अच्छी तो है ना। तो क्या बोलो यार, उस गांव के लोग वगैरह तो सच बताने में बहुत ही ज़्यादा हिचका रही थी, घबरा रही थी कि मैम आप क्या कह रही है, पता है आप किसके बारे में बात कर रही है, आप उन्हें जानती नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम तो उनके बारे में बता सकती हूँ, पर हमारी नाम सामने नहीं आना चाहिए मैम, प्लीज़, फिर ही हम बता पाऊँगी, और नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि हम जानती हूँ वो आदमी बहुत खतरनाक है। जिस पर रानी उन लोगों को अच्छे से समझाती कि अरे रिलैक्स, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, और आप लोग जो बताओगे तो सच बताओगी ना, प्लीज़ अब सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। तो फिर वो लोग सोचती और फिर कहती हाँ, जब अभी कुछ नहीं होगा तो फिर सच बताने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो लोग
ऐसे ही उसके ना फिर सब कुछ सच सच बता देती कि हाँ अब जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। वो लड़का ऐसे बुरा तो नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है, इस बुरा माँ बाबू जी की बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है, बहुत केयर भी करती है। पर हाँ ये बात भी चाहती है वो लड़का कोई काम धंधा नहीं करती, पूरा दिन ऐसे इधर उधर घूम के गुजरा करती है, लेकिन आज तक कभी कोई गलत नहीं सोना और नहीं आज तक हम कुछ देखा है। वो लड़का वाकई अच्छी है, पर हमारी गाँव की वो जो सरपंच है ना उनकी हर काम गलत ही है। हम अनपढ़ गंवार हूँ इसलिए और ज़्यादा हमारी फ़ायदा उठाती है, क्योंकि एक तो हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानती, ऊपर से पैसे की लालच देती है और पैसा देने के बाद अंगूठा लगा लेती है चालाकी करके, फिर कहती है 3 महीने या फिर 6 महीने के बाद पैसा लौटा के कागजात वापस ले लेना। सोचा हो कि शायद हमारी गांव की सरपंच है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, पर जब पैसा लौटा के कागजात चुराना चाहती हो पता है तब क्या बताती है, तब बताती है कि हम तो जायदाद बेच दी ना पैसा के लिए। जब सबूत मांगती हो तब सीधा हमारी अंगूठा दिखा देती है। फिर हम क्या कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मजबूरन उनकी बातें हमें भी सांस मानना पड़ती है, और इनकी हाथ बहुत ज़्यादा लंबा है और इनकी क्षमता भी, अरे इनकी क्षमता के आगे ना हम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। अगर ये लोग चाहती है ना हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर दे सकती है, किसी को भनक भी नहीं लगेगी, समझी ना। और तो पता है कई दिन पहले इस घटिया आदमी के कारण हमारे गांव में कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर ली, वो भी पूरी फैमिली। और फिर भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई केस, ना कोई कार्रवाई, ना कोई विचार, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो उनके बात सुन के तो उन्होंने एकदम से शॉक कि क्या, अरे आप लोग ये सब सहन कर ली और ये आप लोगों को कंप्लेन करना चाहे था ना, फिर कार्रवाई जरूर होती, ऐसे कैसे कार्रवाई नहीं होती। हाँ तो वो औरत ने कहती कार्रवाई होती, अरे जब कोई उन लोगों के खिलाफ केस ही नहीं हुआ फिर कार्रवाई कैसे होती और किस बात पे कार्रवाई होती। हाँ अब शहर के लोग भी ना और आप लोगों को गांव के बारे में कुछ नहीं पता, गांव के बारे में आप लोगों को ना कोई अंदाजा ही नहीं है कि ये गांव में अभी भी क्या कुछ नहीं होती है, गांव में बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ। तो इतने में रानी कहती, अरे आप लोग गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम गांव के बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए मेरी बात मानिए, और ये ज़माना बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे, और ज़माना के साथ साथ आप लोगों को भी आगे बढ़नी होगी। ऐसे पीछे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी ज़िंदगी किसी और के पैर के नीचे ना ऐसे ही भुगतना पड़ेगी। अरे अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगी, देश तो आगे कभी नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं। तुम लोगों के साथ साथ ना ये देश भी पीछे पड़ रहेगी। और उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के उन लोगों की बात की कड़क जवाब देना पड़ेगा। और वो लोग तुम सबकी साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, गलत कर रहा है, इस बात का आवाज़ उठाना पड़ेगा। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। अरे खेल सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं जानती, उनके अलावा भी कोई खिलाड़ी है, देखो। और नहीं तो सारी ज़िंदगी, यार कैसे समझाओ तुम लोगों को। देखो अब तक तो वो लोग तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की खून सोसा ना, फिर देखना तुम लोगों के बच्चे के साथ भी उन्होंने यही हरकत करेगी, यही सलूक करेगी, यही तरीका आजमाएगी, ऐसे ही उस बच्ची पे भी अत्याचार करेगी, जुल्म करेगी। तुम लोग क्या चाहती हो, तुम लोग भी यही चाहती हो ना, तो फाइन, फ़ोन दो मुझे किया। पर हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं सच में तुम लोगों की मदद करने आई थी, तुम्हारी हेल्प करने आई थी, और नहीं तो मैं इतनी दूर क्यों आऊँ। हाँ देखो अभी भी वक्त है, अगर तुम लोग मेरी मदद करो ना तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आगे से इस गांव में किसी के साथ इस तरह की घटना, इस तरह की कांड दोबारा कभी नहीं होगी, कभी नहीं, पक्का। तो इतने में उस औरत की पत्नी ने कहती, हाँ ठीक है, पर मैं तो मान गई, लेकिन और लोग गांव में सिर्फ मैं अकेली नहीं रहती,
और भी काफ़ी लोग रहती है ना, उन लोगों को कैसे मनाओगी? शार की मैडम, अरे ये बात कहने में जितना आसान है ना, करने में उतनी ज़्यादा ही मुश्किल है, उतनी ज़्यादा ही कठिन है। मुझे नहीं लगता आपसे होगी। अब चले जाइए, वही सबसे बेहतर होगी। जिस पर रानी कहती, अरे रिलैक्स, अब इतनी क्यों घबरा रही है? मैं कहा ना, मैं सब संभालूंगी। अब बस मुझे कुछ लोगों के घर पे लेके जाना, और उन लोगों के घर पे लेके जाना जिन लोगों पे अब भरोसा कर सकती है। बाकी मैं संभालूंगी। जिस पे अब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती। उनकी पति ने इशारा कर दी थी कि हाँ ठीक है, तो उनकी पत्नी ने कहती अच्छा ठीक है, फिर चलिए, और क्या ही कर सकती। और उसके बाद वो औरत ने चश्मे का ही घर पे रानी को लेके जाती, और वहाँ जाके रानी सभी लोगों को अच्छे से समझाती, और सबकी सब चश्मे उसकी बात मन जाती, उसकी बातों पे आ जाती, मतलब उससे भरोसा करने लग जाती कि जहाँ पे हम खुद जाके सरपंच से मदद मांगती हूँ, पर फिर भी उन्होंने हमें कोई मदद नहीं करती, उल्टा खिलाफ करती है, हम पे जुल्म करती है। पर जब ये लड़की इतनी दूर से हमें मदद करने आई है, फिर तो हम इसे सुरा भरोसा कर ही सकती हूँ ना। एक बार भरोसा करने से कौन सी महाभारत होनी है, कुछ नहीं होगा। अरे जो खोना था वो तो हम कब की खो दिया, अब क्या ही खोना है, अब क्या ही खोने से इतनी घबराना है। अब तो कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अब तो मुझे लगता है हम सबको मिलके ना साथ में आवाज़ उठानी चाहिए, और नहीं तो वो लोग हमें और ज़्यादा डराते रहेगी, और ज़्यादा दबाते रहेगी। फिर तो हम एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाऊंगी, ऐसे ही दर्द के मारे। पर हम ऐसे और नहीं जीना चाहती। क्या कहती हो तुम सब? जिस पे अब उनकी बात सुन के सब की सब ऐसे ही ना जोर जोर से हाँक आने लग जाती, सबकी सब बन जाती, और उनके खिलाफ बयान देने के लिए राजी हो जाती। सबकी सब मिल के एक साथ में हाँ कर दी थी। और सच मानो तो रानी थोड़ी देर में ही कहीं घर पे जाके काफ़ी सारी फैमिली को मना ली थी, काफ़ी सारी लोगों के साथ बात भी करती, सबको अच्छे से समझा बुझाती, और भी काफ़ी घरों पे जाना चाह रही थी, और भी कई लोगों के साथ पकाना चाह रही थी। बट शाम हो जाती, जिस पे रानी अब सॉरी करती कि यार अब तो मुझे और नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, मुझसे और नहीं होगा। अरे अब तो मुझे थोड़ा रेस्ट करनी है, और चांस को तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए एक काम करती हूँ, चल अब हम घर चले जाती हूँ, हम बाद में कभी आ जाऊँगी। और अभी के लिए तो सारी काम कंप्लीट हो गया ना, और वैसे भी हम जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया ना, और इसके साथ साथ अब सब की सब सेम बात बया दोगी ना, फिर तो उस आदमी को सज़ा होने से कोई नहीं रुका सकती, कोई नहीं, ना उनकी क्षमता और ना ही उनकी पैसा उनके साथ देगी, समझी ना। कोई काम नहीं आएगी, कोई क्षमता काम नहीं आएगी, उन्हें तब की सज़ा होके रहेगी, और साथ साथ वो बेचारा लड़का भी छूट पाएगी। जिस पर अब सब की सब साथ में आवाज़ उठाती कि हाँ हाँ हम यही चाहती हूँ, हम यही चाहती हूँ। उस घटिया इंसान की तो उनकी पापों की सज़ा होना ही चाहिए, न कि उस घटिया आदमी की झूठी केस में उस मासूम बेचारा की सारी ज़िंदगी के लिए जेल हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहती हूँ, हम कोई ऐसा नहीं चाहती है ना। अरे तुम लोग बोलो ना। जिस पर वहाँ की सब चिल्लाने लग जाती, आवाज़ करने लग जाती, तो हमारी रानी वो अपने दोनों हाथ उठाई कि हाँ हाँ तुम लोग शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ, तुम लोग जैसे कह रही हो ना मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगी। उस घटिया आदमी की तो उनकी क्यों की सज़ा जरूर होकर रहेगी, जरूर होगी। मैं तुम लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तो उन्हें सज़ा दिला के रहूँगी। अब तो बस तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अब तक तुम लोग बहुत सहन कर लिया, अब कुछ भी सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग इतना तो भरोसा मुझे कर ही सकती हो, है कि नहीं। तो सब फिर से चिल्लाने लग जाती। जिस पर रानी फिर से सबको शांत करती और कहती अच्छा ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों में से किसी के पास फ़ोन है ना, उनमें से 2 इंसान की फ़ोन नंबर मुझे दे दो। और हाँ याद रखना, मैं जब भी तुम लोगों को बुलाऊंगी ना, तुम लोगों को उसी दिन आना होगा, जिस दिन केस की बारी होगी। और हाँ ध्यान से याद रखना पड़ेगा, हर किसी की बात ना सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए,
क्या समझी ना? जिस पर वहाँ के सब की सब हाँ में हाँ करती और उनमें से 2 आदमी ने अपनी नंबर दे दी थी और कह दी जी मैम, अब जैसे बोलोगी ना सेम वैसा ही होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगी। हम तो बस चाहती हूँ कि उस घटिया आदमी की सजा हो, हम बस उसे सजा होते हुए देखना चाहती हूँ। तो इतने में तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आज तक कोई भी मुजरिम कानून की हाथ से बच नहीं पाया, तो फिर ये छोटी सी मछली कौन सी बड़ी चीज़ है, ये भी बच नहीं पाएगी। मैं तो इन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिला के रहूँगी। चलो अब हम चलती है, और हाँ तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करना, थोड़ा संभाल के रहना, और मैं बहुत जल्दी एक केस कोर्ट में लाऊंगी। तो वो सब खुश हो जाती। रानी वहाँ से उस बुजुर्ग आदमी के पास आती, उनसे अच्छे से मिलती, उन्हें समझाती कि माँ जी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके एक केस को फिर से रीओपन करूँगी। अगर आप लोग आना चाहती है तो आ सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि आप आ पाओगे, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए मैं कहूँगी आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूँगी। और देखना बहुत जल्दी आपके बेटे को बेकसूर साबित करके ना उसे जेल से रिहा भी करूँगी। ओके, अब परेशान मत होना, बिल्कुल टेंशन ले लेना, ठीक है? हम आती हूँ। तो रानी अब उन दोनों से मिलने के बाद अपनी असिस्टेंट को लेके फिर से गाड़ी में बैठती और सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ से फिर से शहर के लिए निकाल पड़ती। तो ये दोनों जाते वक्त गाड़ी हमारे रानी ने ड्राइव करी होती है, तो इतने में वो अचानक सांस पका लेती कि अरे यार थोड़ा सा गलती हो गया। तो उसकी असिस्टेंट कहती गलती? पर कौन सी गलती? मुझे तो नहीं लगता है कि हमारी कोई गलती हुआ, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? तो रानी कहती जी यार मैं थोड़ा उस आदमी के साथ और उनके लोगों के साथ भी मिलना चाहती हूँ, बट इतनी सारा पीछे थे मैं। तो इतने में इसकी असिस्टेंट कहती अरे मैम रिलैक्स, अरे आप नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, मैं मिल चुकी हूँ ना। तो रानी कहती क्या तो तुम चश्मे मिली हो? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों कहूँ, ये देखिए फ़ोटो वगैरह, अरे मैं तो घर के अंदर भी गई थी और देखिए मैं वीडियो भी बना लिया। तो वो कि काफ़ी सारी वीडियो रानी को दिखा दी, जिस पर रानी खुश हो जाती कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, इसलिए तो मैं तुझे इतनी ज़्यादा पसंद करती हूँ, सच में वाकई बढ़िया काम किया। तो अब ये दोनों हंसने लग जाती कि हाँ देखना पड़ेगा ना कि मैं असिस्टेंट किसकी हूँ। रानी भी हंसती कि यार क्या बोलो, अच्छा ठीक है पहले बताओ कि मैं तुझे कहाँ ड्रॉप करूँ? तो कहती अरे मुझे कहीं पे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर देना, मैं घर पे चले जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो रानी काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद उसे एक बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दी थी, फिर वो एक गाड़ी पकड़ के वो अपने घर के लिए निकल जाती। और तभी अचानक उसे याद आती कि अरे यार एक काम के चक्कर में तो ऋषि के बारे में चश्मा भूल ही चुकी थी, क्या यार ऐसे कैसे, इतनी क्यूट सी बच्ची को मैं भूल गई। क्या बच्ची? ओह माय गॉड, इतना बड़ा लड़की बच्ची कब हो गया यार, मैं भी ना पता नहीं कब और क्या कह रही थी, पर उसने मुझे क्या कहा था, हाँ कुछ वो सब्जी वगैरह, हाँ लगता है वही लेने की कहा था। तो ऐसे ऐसे उसके सब्जी बाज़ार में कार लेके चले जाती, वहाँ जाके कुछ सब्जी वगैरह खरीदती और जो भी सारी सामान वगैरह ज़रूरत था ना वो सारी की सारी ले ली थी। फिर वो अपनी घड़ी देखती तो देखती कि यार 8 बज गई। तो कहती यार उसने तो बोला था अंधेरा होने से पहले आने के लिए, तो यार मैं भी ना क्या करूँ, ये कम के चक्कर में मैं भूल गई थी और वैसे गांव से लौटने में थोड़ा और भी लेट हो गया। कम के चक्कर में मैं भी ना पता नहीं क्या ही कर जाती हूँ। अरे यार अभी मैं काम को क्यों लेट कर रही हूँ, और मुझे जल्दी जाना चाहिए ना। तो ऐसे करके फ़ौरन गाड़ी में बैठती और जल्दी जल्दी में ड्राइव करने लग जाती। और फिर कहती अरे यार उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, एक फ़ोन लेना था। नहीं नहीं नहीं, अगर फ़ोन लेने जाओ ना फिर तो और भी लेट हो जाएगी।
एक काम करता हूँ, फ़ोन कल ले लूँगी। हाँ अभी बस मैं घर जाना है, और नहीं तो पता नहीं डर की मारे उसकी हालत ही क्या हुआ है यार। तो ऐसे ही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी में घर ड्राइव करी होती है, और थोड़ी देर में वो अपनी घर आ जाती है। और घर आने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से और बार बार डोरबेल बजाई जा रही थी, बट कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो कहती अरे यार अबे रूषा कहाँ चले गई, वो ठीक तो है ना, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया यार। तो ऐसे सोचते हो ना, फ़ौरन अपनी जेब से घर की जो कीज थी ना उसी से डोर ओपन करती, अंदर आती और इधर उधर ढूंढने लग जाती कि रोशा रोशा हेलो, अरे कहाँ हो तुम, सामने तो आओ रोशा रोशा। तो ऐसे ही घर के अंदर उससे बुलाने लग जाती और ढूंढने लग जाती, बट इधर रोशा की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब एक तो चश्मे अंधेरा से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, उसे बहुत ज़्यादा डर लगती थी अंधेरा से, पता नहीं क्यों। और ऊपर से शायद वो शाम के वक्त ओ रन की जो दोस्त था ना, आसपास की जो डॉक्टर है, उन्होंने आ चुकी थी, और उनकी आवाज़ सुन के पुरुष थोड़ा ज़्यादा ही घबरा चुकी थी। जबकि उसने आवाज़ सुनने के बाद ना डोर ओपन किया था और नहीं उनसे बात किया था, बस सीधा साफ साफ बता चुकी थी कि घर पे वो रानी जी नहीं है, अब बाद में आ जाना, अब अभी के लिए चले जाइए। बस इतनी में से वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी, ऊपर से अंधेरा, इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी, जिस कारण वो डर के मारे चश्मे एक बच्ची की तरह वो अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। इधर रानी वो तो पहले अपनी रूम देखा था, बट वो अच्छे से चेक नहीं किया था। पर फिर से जब सारे घर ढूंढने के बाद फिर से अपने रूम में आती है ना यार, क्या बोलो, तो वो देखती कि उसकी अलमारी तो ऐसे खुला हुआ है और लाइट भी ऑन हुआ, और उसके अंदर तो वो ऐसे बच्ची की तरह चुपक के बैठी है, समेट के बैठी है, और बहुत ज़्यादा घबरा रही है। मानो घबराहट के मारे वो काँप रही है, पता नहीं क्यों यार, उसे क्या हुआ था जिस कारण वो इतनी ज़्यादा घबराती है। तो रानी उसे देख के हाथ आगे करती, उसे डांस करती कि रोशा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो ऐसे बोलती, और जैसे डांस करती हो तो और ज़्यादा घबरा जाती, फ़ौरन ऊपर की तरफ नज़र उठा के जैसे रानी को देखती है ना यार, क्या बोलूँ, वो तो बस रानी के ऊपर ऐसे लिपट जाती है, उसे खस के आँख कर लेती है कि मैंने कहा था ना जल्दी आने के लिए, पर फिर भी इतनी लेट किया क्यों। तो क्या बोलो यार, अब तो ऐसे बच्ची की तरह शिकायत करते हुए उसे कस के आँख कर लेती, जिसमें रानी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती, उससे एक सुकून सा महसूस हो रहा था। अब तक उसे जितनी थकावट था ना, मानो उसे हक करने से सब कुछ एकदम से समंदर हो चुकी थी, उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। वो रोशा को थपथपाती कि अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गई ना, अरे छोड़ो तो, मेरे सामने तो आओ। बट वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, अगर छोड़ूंगी ना फिर पता नहीं अब फिर से गायब हो जाओगे सुबह की तरह, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो रानी भी फिर क्या करती, वो भी उसे कस के हक कर रही थी कि अच्छा ठीक है बाबा, पहले इधर तो आओ, आओ मेरे साथ। तो उसे हक करके ऐसे ही बेड के पास आती, उसे बेड पे बैठाती और उसे और ज़्यादा कस के हक करती कि अरे बच्चा मैं आ गई हूँ ना, किस्मत कितनी घबराना, हाँ देखो आसपास कोई भी नहीं है, तो फिर क्यों इतनी घबराती हो। तो कहती कहाँ घबरा रही हूँ, मैं नहीं घबराती, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। हाँ तो रानी कहती अच्छा किसी से डर नहीं लगती, फिर मुझे ऐसे अक्कर के क्यों बैठी हो। तो इतने में रोशा से सर दी थी कि नहीं मैंने कहा क्या, मैं नहीं आ क्या, और आप मुझे पकड़ रखा ना, ये देखिए। तो देखती कि यार तो सच है, फिर रोशा उसे छोड़ दिया, पर रानी वो तो अभी भी उसे पकड़ के बैठी है। तो मुस्कुराती कि यार एक तो गलती खुद करो और सारे इंजम मुझ पे। तो रोशा हंसती कि देखिए मैं कोई गलती नहीं किया। हाँ तो रानी उसे बहुत प्यार से देखती, उसकी तरह करीब आ जाती, जिस पर
रोशा भी उसे देखने लग जाती, मतलब अब इन दोनों की एक क्यूट सी आई कांटेक्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बस देखने लग जाती। रोना इसकी बाज आ जाती कि अच्छा गलती तुम्हारी नहीं है, फिर किसकी थी? मेरी। तो रोशा भी कुछ भी नहीं कह रही थी, वो भी बस रानी की आंखों पे एकदम से मानो जैसे वो खो सी गई है, और बस उसे हैरान होकर देखने लग जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सच में तो बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।